والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم ولا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ. خدا بزرگ کے پاک کلام سے ہم نے آغاز کیا کہ سارے آغاز سیرت بابرکت کو زیبا ہے. معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، میں آپ سب کو اردو کے بہت ممتاز شاعر، محقق، نقاد، بڑی تہذیبی شخصیت اور دانشور اپنے بڑے بھائی سید نصرت زیدی کی تیسری برسی کی مناسبت سے اس قومی ریاست میں آپ سبھی کو ویلکم کرتا ہوں. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. میں بہت احترام کے ساتھ جناب افتخار عارف صاحب کا، خصوصاً ڈاکٹر احسان اکبر صاحب کا، جناب جلیل علی صاحب کا اور آپ سبھی کا بہت احسان مند ہوں کہ بہت کم وقت پر اور بہت مختصر نوٹس پر آپ تشریف لائے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ شروع کریں، میں اپنی بیٹی اور بدمن نصرت کی صدر بھی اور بھائی کی ہماری صاحبزادی نجم السحر صدر زیدی سے التماس کروں گا کہ وہ نصرت زیدی صاحب کی نعت سے اس مجلس کا آغاز کریں تلاوت کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام تیرا کبھی آسی کبھی تاہا لکھوں، نام تیرا کبھی آسی کبھی تاہا لکھوں، لکھوں قرآن اگر تیرا سراپا لکھوں، لکھوں قرآن اگر تیرا سراپا لکھوں، نام تیرا دل میں حسرت ہے نہ لکھا ہو کسی نے ایسا، میں تیری مدح و سرا میں کبھی ایسا لکھوں، میں تیری مدح و ثنا میں کبھی ایسا لکھوں، نام تیرا شہر فہرست سکونت میں جو لکھنا ہو مجھے، کربلا لکھوں نجف لکھوں مدینہ لکھوں، کربلا لکھوں نجف لکھوں مدینہ لکھوں، نام تیرا سچ تو یہ ہے میں خطا کار بہت ہوں، نصرت میری ہمت
अपना लिखूं, नाम तेरा कभी आसी कभी ताहा लिखूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में हसरत है न लिखा हो किसी ने ऐसा, मैं तेरी मदहो सना में कभी ऐसा लिखूं। सच तो ये है मैं खताकार बहुत हूँ नुसरत, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती उसे अपना लिखूं। कैसी उम्दा नात थी ना नुसरत भाई की। सदर गिरामी कदर, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन और हज़रात, आज ही का दिन था, आज से 3 साल पहले 22 मार्च, मुझे याद है। कमोबेश यही वक्त था बिल्कुल जब हम नुसरत भाई के पास बैठे हुए थे। उन्होंने शेर सुनाते हुए और गालिब के और मौला अली की अशआर सुनाते हुए और गालिब को याद करते हुए, जिक्र पंजतन करते हुए इतनी आसानी से हमारे हाथों से निकलकर कोई अदम रवाना हुए कि गुमान तक न हुआ। और अब तक वाक़तन इस बात का यकीन नहीं आता नुसरत भाई हमसे। यानी आप देखिए कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो मुझसे बातें कर रहे थे। सदर से कहा कि वो रजिस्टर बेटे ले आओ तो ज़्यादा शेर कहे हैं, और वो शेर उन्होंने सुनाए। और गालिब का जिक्र हुआ कि जब गालिब का आखिरी वक्त था तो गालिब ने क्या कहा था, जिक्र अली यासिर का भी जिक्र हुआ। और वो देखिए अचानक इस तरह से हुआ, और फिर हम उनको अस्पताल लेके जा रहे थे कि रास्ते में वो हमसे जुदा हो गए। नुसरत भाई का चले जाना वाक़तन जो है वो एक अहद का, एक रिवायत का और एक तहजीब का, जो हम कहते हैं कि अब हमारे दरमियान वो रफ्ता रफ्ता हम कलाश हो रहे हैं। वो बड़े लोग सारे हमसे जुदा होते चले जा रहे हैं और उनका कोई नेमुल बदल हमारे पास नहीं है। तो उनका चले जाना भी बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कोई हमारे लिए तो वाक़तन जैसे हवा और पानी का चले जाना है। जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी बहुत कम ऐसे लोगों को मैसर आती है। आखिरी वक्त तक बहुत ही यानी रवां और बहुत ही हंगामा आराई में और शायरी में और चलते फिरते माशाल्लाह। नुसरत भाई ज़बान और अदब पर उन्हें बहुत दस्तरस थी, और हमारे बहुत सारे जो सीनियर शोरा हैं वो भी उनसे जब कोई शेर या गज़ल होती या कोई मसला होता तो उनको फ़ोन करते और पूछते कि क्या जो ये गज़ल हुई है, ये जो मिसरा हुआ है, क्या ये इसकी दरोबस्त किस तरह की है या ठीक है कि नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी हो उससे गुफ्तगू करते तो वाक़तन मैं खुद इसका शाहिद हूँ कि ऐसा लगता है कि जैसे वो आदमी जो है उनके बराबर के आदमी से मुलाकात हो रही है। यानी वो किसी से मरूब हुए बगैर इस तरह की उनकी शख्सियत में तलिस्म था, इतनी मोहब्बत थी, इतनी फरावानी थी, इतना उनका ताल्लुक़ था, इतना उनका उठना बैठना था। और वो जो रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने कहीं कहा है कि जिस्म जान में इस तरह उनकी वो नफूद करते कि जैसे कोई अच्छा ख्याल या अच्छा काम आपको और आपके ख्यालात को बुलंद कर देता है। नुसरत भाई चले गए और मैं अपनी लिखा हुआ वो मैं तब छोड़ रहा हूँ जी, मैं पढ़ देता हूँ। चले गए और वो अपने साथ वो तमाम बातें भी ले गए जो मेरे लिए अब और किसी में नहीं है। मेरा उनसे, नुसरत भाई से, तारिक भाई कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन आप यकीन करें कि मोहब्बत का रिश्ता था। लेकिन नुसरत भाई खुद कहा करते थे कि मियाँ खून के जो रिश्ते होते हैं वो तो जबर के भी हो सकते हैं, लेकिन जो रिश्ते आदमी खुद कशीद करता है और ख़ुद बनाता है उनके पीछे खून से भी बड़े इत्तफाकात और सिलसिले होते हैं। और वाक़तन उन्होंने मुझे हमेशा बिल्कुल आखिर वक्त तक इसी तरह से समझा। मेरे लिए वो अजीज़ों से बढ़कर अजीज़ थे, बुजुर्गों से ज़्यादा बुजुर्ग थे, दोस्तों से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ दोस्त थे।
उन्हें कोई भी किसी तरह की मशावरत दरकार होती, मुझे कोई मसला दरपेश होता, जब भी जी उलझता या घबराता वो बुलाते तो मैं पहुंच जाता था। कभी ताखीर हो जाती तो इस कदर अपनाइयत का इजहार फरमाते कि जी चाहता उड़कर पहुंच जाऊं। बहुत यादें हैं उनके साथ, बहुत बातें हैं कहने को। अल्लाह ताला उन्हें ग़रीब की रहमत करे। और अभी एहसान भाई ने कहा कि उनको ये मैं पढ़ के सुनाऊं। नुसरत भाई को बेशुमार अवार्ड मिले। 2002 में अमेरिका वाशिंगटन DC वर्ल्ड मीडिया कॉन्फ्रेंस में जब वो गए, वहाँ उन्हें एक वर्ल्ड मीडिया कॉन्फ्रेंस का एक आला तरीन अवार्ड दिया गया। फिर इसी तरह से कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में, अमेरिका में उनको बहुत बड़े अवार्ड मिले। कनाडा की एक मारूफ अदबी तंजीम थी मिलिट्री यूथ ब्यूरो ऑफ ग्रेटर टोरंटो, वहाँ पे उनको और उनकी किताब को अवार्ड से नवाजा गया। हल्का अरबाब ज़ौक़ दुबई ने उनके एजाज़ में शानदार तकरीब का एहतमाम किया, जहाँ उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में मिर्ज़ा गालिब अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। 2018 में अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने उनकी इल्मी व अदबी खिदमात के एतराफ़ में शाम मुलाकात का एहतमाम किया, जहाँ मुमताज़ अहले कलम ने उनके फ़न व शख्सियत पर किया। और बेशुमार तकारीब उनके एजाज़ में हुई हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान में 2 बार उन्हें पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल हुआ। अमेरिका, कनाडा, ईरान, दुबई के आलमी मुशायरों और पाकिस्तान भर के मुशायरों में उन्होंने शिरकत की। 10 साल तक सहमाई अदबी मुजल्ले नवाज़ फरोश वो निकालते रहे, जिसके वो एडिटर भी थे। ईद मिलादुन्नबी और मुहर्रमुल हराम के हवाले से बाकायदगी के साथ कई सालों से मुसलसल जो है वो नुसरत भाई सालाना महफिल का बहुत गर्मजोशी के साथ उनका एहतमाम करते थे और वो मुझे हुक्म किया करते थे। मुझे नहीं याद कि शायद ही कोई ऐसी महफिल नात हो या महफिल सलाम हो जिसमें नुसरत भाई ने उसका एहतमाम न किया हो। और कोई ऐसी महफिल नहीं थी जिसमें जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद न हों, डॉक्टर एहसान अकबर साहब न हों, अली साहब न हों, नसीम साहब न हों, सारे दोस्त के न हों। तो आज हम नुसरत भाई को याद भी कर रहे हैं उनकी 3री बरसी पे। और नुसरत भाई की इसी असना में उनकी यहाँ पे एक अकादमी अदबियात ने उनके शख्सियत और फ़न के हवाले से पाकिस्तानी अदब के मामार का जो अकादमी अदबियात का सिलसिला है, उनकी किताब की इशाअत भी अभी हुई है उनके जाने के बाद। तो आज हम इस किताब की यानी इसका तकरीब रुनवाई भी करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसी से आगाज़ करता हूँ और जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब से इल्तमास करूँगा कि वो इसका बाकायदा इस किताब की तकरीब रुनवाई पढ़ें। सदफ आपसे इल्तमास है कि आप यहाँ आ जाएँ। तस्वीर हाँ, तस्वीर जाहिर तरह एक मिनट में आपका मैं खड़ी हूँ तो आप लोग अब ठीक है, खड़ी रहे। अरे तब आप भी वो कहाँ पे बन रही है? एक मिनट मेहरबानी जी हाँ। यहाँ जितने भी अहबाब तशरीफ़ रखते हैं उन सब का नुसरत भाई से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था। बड़गीर साहब बैठे हुए हैं और हमारे भाई फयाज़ बैठे हुए हैं। फयाज़ साहब उनका बहुत ज़्यादा एहतराम का और मोहब्बत का ताल्लुक़ था रेडियो के हवाले से ख़ास तौर पे। जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, शमीम हैदर के साथ तो उनका बिल्कुल घर का और बहुत ही मोहब्बत का ताल्लुक़ था। मंदर नकवी हों, डॉक्टर फरहत अब्बास के साथ, नसीम सहर के साथ, यानी जितने भी लोग यहाँ पे हैं, शायद ही कोई ऐसा लिखने वाला हो इस शहर में जिससे उनकी दोस्ती और ताल्लुक़ और मोहब्बत का रिश्ता ना हो। तो आज हम उनको याद करने के हवाले से उनकी यादों को, उनकी शख्सियत को, उनके फ़न को यहाँ सब अहबाब तशरीफ़ फरमा है। मैं सबसे पहले अपने भाई और दोस्त शमीम हैदर सैयद से इल्तमास करता हूँ कि वो नुसरत भाई के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। इजाज़त क़िबला। ख़वातीन व हज़रात,
ان بڑی بڑی شخصیات کی موجودگی میں میرے لیے کچھ کہنا یقیناً بہت مشکل ہے، لیکن کیونکہ نصرت بھائی سے میرا، جس طرح ابھی محبوب ظفر بھائی نے بتایا، خاندانی تعلق ہے۔ نصرت بھائی، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ نصرت بھائی میرے والد کے بھی دوست تھے، میرے بڑے بھائی عون محمد رضوی کے بھی دوست تھے، اور میرے بھی دوست تھے۔ تو یہ ایک عجیب رشتہ تھا۔ بہرحال نصرت بھائی نے ہمیشہ، جب تک ابا زندہ رہے تو میں نے یہی دیکھتا تھا کہ ابا کے ساتھ ان کی جو تھی تعلق، ایک تو ویسے بھی وہ ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے CCMA میں، تو وہاں بہت زیادہ والد صاحب مشاعرے کراتے تھے، اور ہمارے اس وقت جب یہ MAG آئے اظہار صاحب، تو اس وقت مشاعروں کا جو سلسلہ تھا اور زیادہ عروج پا گیا تھا CCMA میں۔ تو اس وقت نصرت بھائی کا، جب نصرت بھائی یہاں راولپنڈی میں آئے اور آ کے انہوں نے یہاں سکونت اختیار کی، تو اس وقت وہ آرے بازار میں رہتے تھے اور میں اسکول میں تھا۔ عون بھائی ماشاءاللہ سے تقریباً 68 میں 69 میں میرا خیال PTV جوائن کر چکے تھے۔ تو جتنے مذہبی پروگرام اور ادبی پروگرام تھے وہی کرتے تھے، سارے مشاعرے اور دیگر پروگرام جتنے تھے۔ تو اس ناطے شورا کرام سے اور باقی بڑے بڑے لوگوں سے اور جتنا تھا ان کا تعلق بڑھتا چلا گیا۔ نصرت بھائی بھی مطلب ہے بھائی، ابا کے ناطے پھر عون بھائی کے ساتھ بہت زیادہ ان کا تعلق بن گیا۔ میں بھی ساتھ ساتھ اپنے والد کی جوتیاں اٹھاتا تھا، اور عون بھائی اور ہم دونوں بہت دوست ہیں۔ یہ محبوب بھائی کو پتہ ہے کہ مجھ سے زیادہ شاید ان کا کوئی دوست ہوگا۔ ہم دونوں میں 11 سال کا ڈفرنس تھا، 12 سال کا عون بھائی میں مجھے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ہمیشہ ان کا، وہ ہمیشہ کہتے تھے سب سے میرا بہترین دوست یہی ہے، اور ہم اکٹھے ہی رہتے تھے۔ تو نصرت بھائی کا یہ مجھے یاد ہے کہ جو تعلق تھا وہ اتنا گہرا اور اتنا بھائی سے، ابا سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد یعنی مجھے یاد ہے کہ میں 7th 8 میں تھا، تو صدف کی پیدائش ہوئی ایک طویل عرصے کے بعد، تو وہ میرا خیال نصرت بھائی سے بھی زیادہ خوش تھے۔ اور اتوار کے دن تھا، تو انہوں نے دوپہر کو کہا کہ اس کی پیدائش کے اوپر جو ہے وہ ایک ہم تقریب منعقد کریں گے، اور اس میں پھر ان کے لاہور سے کچھ رشتہ دار آئے، پھر ارتضا زیدی بھائی کی فیملی، ہماری فیملی، اور کچھ اور دوست احباب اکٹھے ہوئے، اور بھائی بڑی خوشی خوشی، ویسے بھی کھانے پینے کے بہت شوقین تھے آپ کو معلوم ہے، تو وہ دیو بنوا کے لے کے گئے، اور پھر وہاں بڑی ایک اچھی اور عالیشان پارٹی ہوئی۔ اس کے بعد پھر وہ ڈیالر روڈ کا مکان کمپلیٹ ہوا، اور ماشاءاللہ پھر تو ویسے تو ہمارا کوئی خاندانی رشتہ ایسا نہیں تھا، لیکن ہم میں ایک قدر مشترک تھی، اور وہ قدر تھی، یعنی تعلق تو بہت زیادہ تھا، لیکن جو ہمارے درمیان میں ایک قدر اور بھی مشترک تھی، اور وہ اس سے تو نہیں انکار کیا جائے، اور وہ قدر جو تھی وہ چھوٹی یہ کی تھی، یعنی رضوی، زیدی، نقوی، یہ چھوٹی یہ کی جو تھی، یہ ہمارے درمیان میں جو تھی، اس کا رشتہ بڑا، یہ بھی ایک رشتہ ہے ہمارے درمیان، اور اس رشتے کے ناطے بھی وہ تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ لیکن ابا کی وفات کے بعد بھائی سے بہت تعلق رکھا۔ بھائی کے بعد صدف یہاں موجود ہیں، میرا خیال میں شاید ہی بعد میں محبوب بھائی سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہوا، لیکن تقریباً میرا خیال 2 ڈیکیڈ تک نصرت بھائی کی شہادت کے بعد کوئی کام میرے بغیر نہیں کرتے تھے۔ ہر تھوڑی مطلب 2 دن 3 دن کے بعد ان کا فون آیا تھا، تم کہاں ہو، فوراً آ جاؤ، بڑا ضروری کام ہے، تم کہاں ہو۔ بلکہ 2-4 مرتبہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، فیصل صاحب سے، کہ ڈیالر روڈ یہاں سے سارے کام چھوڑ کے بلاتے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ تھوڑا سا اگر بزی ہو کر تو معاف کر دیا کریں۔ تو وہ لیکن کیونکہ اپنائیت تھی، پیار تھا، محبت تھی، تو اس ناطے وہ کبھی بھی مطلب جو ہے وہ اتنی مطلب محبت سے وہ حکم دیا کرتے تھے کہ کہاں ہو اور آ جاؤ۔ تو یہ ایک عجیب مطلب ان کا محبت اور پیار تھا، اور ان کا بہت زیادہ خلوص تھا۔ تو ابھی بھی مجھے تو یقین رکھیں کہ ایسا لگتا ہے کہ نصرت بھائی ابھی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ابھی کہیں نہ کہیں سے نکل کے آئیں گے۔ انتہائی نفیس، انتہائی محبت کرنے والے، انتہائی پرخلوص انسان، میں آپ کو کیا بتاؤں ان کے بارے میں۔ اور میرے بھائی کو تو بہرحال میں نے آپ سے کہا
کہ نصرت بھائی اور ارزا بھائی یہ دونوں تھے, یہ حسنین بیٹھا ہوا ہے یہاں, میرا خیال میں ہر وقت ہر لمحے مطلب جو ہے وہ اس طرح ساتھ رہتے تھے. اور بھائی نے پھر مصطفیٰ زیدی صاحب کی وفات کے بعد بزم مصطفیٰ زیدی بنائی, اور اس میں پھر لیاقت محمود ہال میں جس شاندار مطلب اور جس اعلیٰ پیمانے پہ 3-4 سال تک وہ ان کے مطلب جو تھے ریفرنسز کراتے رہے, اور اس میں منسٹرز اور بڑے بڑے لوگ مطلب سارے پڑھنے والے بلواتے تھے. تو انہوں نے میرا خیال ہے اپنا مطلب جو تھا والد سے زیادہ جو تھا وہ, میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ پھر وہ تعلق بڑھ گیا, اون بھائی کے ذریعے زیادہ بڑھ گیا, پھر ان کے بعد میرے سے ہی بہت بڑھ گیا, اور ان کے جتنے بھی کام تھے ان میں مطلب ان کا ساتھ دیتا تھا, اور ہمیشہ وہ مجھے بڑے فخر سے یاد رکھتے تھے. ایک دن اسکول آئے, اسکول آ کے بیٹھے اور آ کے کہیں گے کہ میں دل گھبرا رہا تھا, تو صدف نے ماشاءاللہ گاڑی اور ڈرائیور سب کا انتظام کر دیا تھا, تو گاڑی نکالی, ڈرائیور لیا اور اسکول آ گئے. تو کہیں گے چھوٹے پائے کھانے کا دل کر رہا ہے. تو میں نے کہا آپ بیٹھیں, میں دیکھتا ہوں ریفریشمنٹ سینٹر سیٹلائٹ ٹاؤن سے اگر مل جاتے ہیں تو میں لے کر آتا ہوں. میں لے کر آیا. جب میں واپس پہنچا تو ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی, اور اس پہ قطعہ میرے بارے میں لکھا ہوا تھا انہوں نے, جو میں نے میری کتاب میں نے شائع بھی کیا ہے, خواب بنیاد بنے. تو کہیں گے لو تمہارے لیے ایک تحفہ ہے اور اس کو اپنے پاس رکھ لو. تو کتاب پھر محبوب بھائی نے کہا کہ تمہارے پاس ایک اچھا موقع ہے, یہ کتاب کی پروف ریڈنگ بھی نہیں سے کرا لو, انہیں کو دے دو. تو پھر میں نے جب انہیں دیا تو انہوں نے بڑے محبت سے اور بڑے خلوص کے ساتھ اس میں اگر کوئی اغلاط تھیں تو ان کو بھی ٹھیک کیا اور پھر مجھے دیا. اسی طریقے سے مجھے والد کی وجہ سے اور بھائی کی وجہ سے ایک بڑا اعزاز حاصل رہا کہ علامہ طالب جوہر صاحب جب بھی آتے تھے میرے پاس ٹھہرتے تھے, وہ میرے یہاں بہت کمفرٹیبل رہتے تھے. انڈیا سے جب بھی ڈاکٹر قلب صادق صاحب آتے تھے, یا مرزا اطہر صاحب آئے, جب مرزا اطہر صاحب آئے تو انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا, اور وہ خواہش یہ تھی کہ ایک مشاعرہ کیا جائے اور کوشش کریں کہ افتخار عارف کو بلا لیں. اون بھائی سے کہا. تو پھر اسکول کے اندر وہ مشاعرہ ہوا, اور اس میں پھر مرزا اطہر صاحب انٹرنیشنل مطلب بہت بڑے اسکالر تھے, بہت بڑے خطیب تھے. تو پھر وہاں پہ ایک مشاعرہ ہوا جس میں وہ بھی شریک تھے اور دیگر بھی شریک تھے, سب ہوئے. تو یہ میں نے ویسے بچپن سے بڑھاپے میں قدم رکھا ہے, تو میں خود ہی کہتا ہوں میرا ایک بھی روز جوانی کا میرے ساتھ نہیں. تو ان سب کی یعنی 20-21 سال میں تھا تو علی صاحب بیٹھے ہیں, نسیم سحر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر احسان اکبر صاحب وغیرہ بیٹھے ہیں. تو اس وقت میں ممبر بھی بنا, سیکٹری بھی ہوا حلقے کا, اور شاید وہ سال میرا ڈاکٹر رشید امجد صاحب نے بھی اور ڈاکٹر سرور کامران نے بھی لکھا ہے کہ وہ شاید وہ جو سال ہے حلقے کا تاریخی سال ہے جس میں فیض احمد فیض کے ساتھ, احمد ندیم قاسمی کے ساتھ, اور اسی طریقے احمد فراز کے ساتھ, اور عالمی مشاعرہ اور دیگر جو ہوئے. تو اس سب میں جو تھا اس وقت نصرت بھائی میری بڑی رہنمائی بھی کرتے تھے, اور مجھے مطلب ہے گائیڈ بھی کرتے تھے, مجھے بتاتے بھی تھے. تو بہت ہی مطلب میں نے کبھی کوئی گیمز نہیں کھیلی, کھلونے نہیں کھیلے. میں ہمیشہ بچپن سے اپنے والد اور بھائی کی وجہ سے ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں کی جوتیاں اٹھاتے ہوئے باادب بننے کی کوشش کرتا رہا, اور خدا نے بہرحال مجھے بہت نوازا کہ, اور یہ سب ان بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, ان کی سرپرستی کا نتیجہ ہے. تو نصرت بھائی کے سلسلے میں تو میں یہی کہوں گا, مر نہیں سکتا کبھی وہ زندہ و جاوید ہے, اور جلوہ گر بزم جہاں میں صورت خورشید ہے. تو وہ تو ہمیشہ چمکتے رہیں گے, دمکتے رہیں گے. اور ہم سب لوگ جو ہے, اور یہاں ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ نصرت بھائی کی ایک یہ بہت بڑی جو خوش قسمتی ہے وہ محبوب ظفر بھائی ہیں. میں آپ کو یہ بالکل ایمانداری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو جتنا قریب سے جانتا ہوں, ان کی خاندان کو, فیملی کو, کہ ان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کو محبوب ظفر ملا. تھینک یو. بہت شکریہ شمیم حیدر سید صاحب. شمیم بھائی نصرت بھائی کے فن کے حوالے سے بھی اور یادیں جو بہت ساری ہیں ان کو سمیٹ رہے تھے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ شمیم. میرے لیے تو بہت عزت کی اور آنر کی بات ہے کہ ان کی محبت مجھے ہمیشہ حاصل رہی اور حاصل ہے. ہماری خاتون جو ہیں محترمہ طاہرہ غزل صاحبہ, طاہرہ جو ہے وہ مجھے جب بھی نصرت بھائی بلاتے تھے
तो ताहिरा को कुछ न कुछ, यानी नुसरत भाई का दो दिन भी अगर मैं नहीं जाता था वहाँ पे, तारिक साहब, तो उनका फ़ोन आता था कि मैंने कहा भाई मैं परसों तो मैं आया था, कहने के नहीं यार वो तो बहुत देर हो गई है। तो नुसरत ये गज़ल मुझे कहती थी कि तुम्हारा महबूब जो है वो असल में तो वही है, नुसरत साहब जो है, और तुम घर से ज़्यादा जो है वो आप नुसरत भाई की तरफ उनका ज़्यादा ख्याल रखते हो। तो उस वक्त की शिकायत थी, मेरे ख्याल में अब तो नहीं है। जी ताहिरा, कुछ कहें आप। यही सब बातें मुझे करना थी जो आपने कह दी। नुसरत ज़हरी साहब का अदबी काट तो ज़ाहिर है वो इतना बड़ा था कि उसके बारे में यहाँ जो मेरे सीनियर बैठे हैं साथिया मेरे, वो बात करेंगे। मैं उनकी ज़ाहिर है वो एक निजी हवाला जो उनके साथ मेरा था। वैसे तो मैंने ज़ाहिर है कि इस शहर में जब से शेर कहना हमने भी शुरू किया तो हमने उन्हें उस्ताद के तौर पे देखा कि वो एक उस्ताद शख्सियत थे, मोहतरम शख्सियत, जिनसे हमें बड़ा एक रहता था फासला, एक खौफ सा रहता था कि वो तो उस्ताद हैं। लेकिन जब महबूब साहब से मेरी शादी हुई तो उसके बाद उनसे एक निजी घरेलू ताल्लुक़ जो था वो उस्तवार हुआ। भाभी को अल्लाह करी के रहमत करे, बहुत मिलनसार, बहुत मोहब्बत करने वाली हस्ती, हमेशा मोहब्बत से बुलाती थी और मोहब्बत से तवाज़ु करनी। फिर उनका चले जाना, सदफ और नुसरत भाई रह गए। और फिर वही मैं ज़ाती ताल्लुक़ के हवाले से बात करना चाह रही थी कि महबूब साहब का और उनका ताल्लुक़ वाकई वो ऐसा था कि मुझे कभी कभी हसद होने लगता था। मैं अक्सर इनसे कहती थी कि मुझे तो नुसरत भाई जितनी आपको शिद्दत से और जितनी मोहब्बत से और जितनी चाहत से आपको वो बुलाते हैं, वही कि 2 दिन गुजरे। अभी 2 दिन पहले मैं ऑफिस से आई हूँ, हम दोनों, क्योंकि मैं महबूब साहब की ड्राइवर भी हूँ, तो मैं इनको लेके हम इस्लामाबाद से हमने सेटेलाइट टाउन से अडियाला रोड पे जाना। फिर नुसरत भाई की बातें और उनकी बातें ऐसी कि वहाँ पे फिर टाइम का एहसास नहीं, वक्त का एहसास नहीं रहता था। रात को हमने वापस आना, अभी बीच में 2 दिन नहीं गुजरते थे। एक मेरी वालदा, उनका फ़ोन आता था, वो भी करीब इधर ही रहती थी, और फिर मैंने एक दिन वहाँ हाज़िरी देनी है तो बीच में 1 दिन गुजरता था, फिर नुसरत भाई का फ़ोन आना, महबूब कहाँ हो। और वो जिस मोहब्बत से हुक्म देते थे, किसी की ताब नहीं थी, मजाल नहीं थी कि इनकार कर सके। तो चूँकि मुझे डायरेक्ट नहीं कहते थे, मैं से कहती थी अभी हम परसों तो गए थे, तो ये नुसरत भाई से यही जुमला बोलते थे कि अभी परसों तो भाई 2 दिन पहले हम आए थे। कहते अरे बहुत दिन गुजर गए, बस आओ। उनका एक जुमला होता था कि बस आओ, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। और हमने जाना, सदफ ने हमें बहुत तवाज़ु करनी, मोहब्बत करनी, हमने उनके घर में बहुत खाया पिया, बैठे और बहुत सी बातें, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वो जितनी देर हम वहाँ बैठते थे वो इतनी खूबसूरत उनकी गुफ्तगू होती थी कि जी चाहता था कि वो बोलते रहें और हम सुनते रहें। और यूं ही वो बोलते बोलते एक दिन वो खूबसूरत सी आवाज़, वो खूबसूरत हस्ती खामोश हो गई, इस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद एहसास होता है, आदमी जब किसी को खो देता है तो एहसास होता है कि उससे कौन सा सरमाया उससे छिन गया। नुसरत भाई का जाना हमारा ज़ाती गम है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी भाई का बिछड़ना। मेरे पास ना अल्फाज है, ना इतना हौसला कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं, सिवाय इसके कि उनको अल्लाह वहाँ पे बहुत अच्छी जगह पे रखे। और सदफ के लिए बहुत दुआएं थी उनकी ज़िंदगी में भी और अब भी। अब हम पे बिल्कुल ऐसी जिम्मेदारी है जैसे माँ बाप की होती है। हमने हमेशा इसको अपनी बेटियों जैसा समझा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बड़े फ़र्ज से को हमें कम से कम देखने का मौका मिला। अब इसके लिए आप सब भी दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह इसको हंसता बसता रखे और भाई और भाभी की रूह जो है वो वहाँ पे खुश रहे। बहुत शुक्रिया। अब मैं फैज़ कियानी साहब से इल्तिमास करूँगा। फैज़ कियानी साहब से नुसरत भाई का बहुत ही करीबी और मोहब्बत का, हम जब भी वहाँ जाते तो फैज़ भाई वहाँ पहले से अक्सर औकात मौजूद हुआ करते थे। और फैज़ साहब रावलपिंडी रेडियो में रहे, स्टेशन डायरेक्टर, या इस्लामाबाद में रहे, तो अदबी पड़ावों में वो ख़ास तौर पे जितनी भी ज़्यादा मुशावरत करते थे वो नुसरत भाई से करते थे और फिर हमें भी उसमें शरीक होने का मौका मिलता था। तो बहुत यादें हैं फयाज साहब की नुसरत साहब के साथ। क्योंकि ये ऐसी महफिल है कि इसमें हमने कोई ज़्यादा तवील गुफ्तगू तो करनी नहीं है, सिर्फ चंद यादें हैं जो शेयर करनी है और उनको याद करना है। जी फयाज साहब। जी बहुत शुक्रिया महबूब ज़फ़र साहब।
سید نصرت زیدی صاحب سے میرا تعلق 1987 میں ہوا، جب میں ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں بحیثیت پروڈیوسر وہاں پہ میں نے جوائن کیا۔ تو اس کے بعد مختلف پروگراموں میں وقتاً فوقتاً ان کو ہم بلاتے رہے، اور آہستہ آہستہ میری اور ان کی رفاقت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور پھر یہ دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ حالانکہ میرا اور ان کا جو عمر کا فرق تھا وہ بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی خوبصورت شخصیت تھے اور ان میں اتنے اوصاف تھے کہ میں ان کے قریب ہوتا چلا گیا۔ یوں سمجھ لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طلسماتی شخصیت تھے، اور ان کی ظاہر ہے ان کی جو شاعری ہے اور ان کا جو شعر و ادب میں جو ان کا حصہ ہے، میں اس حیثیت میں تو اس پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن میں صرف اپنے جو ذاتی میرے جو مشاہدات ہیں، جو میرا جو تجربہ رہا ہے ان کے ساتھ، میں وہ کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جب اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد سے ماشاءاللہ بہت طویل عمر پائی انہوں نے، اور کوئی 90 برس سے زائد عمر کی بہاریں انہوں نے دیکھیں۔ تو اس تمام عرصے میں جب سے میرا ان کا ساتھ گزشتہ کوئی 25-30 سال سے رہا، تو میں نے انہیں کبھی بھی مغموم، افسردہ یا مایوسیت اور قنوطیت کا شکار نہیں دیکھا۔ جب بھی ملے ہمیشہ مسکراتے ہوئے ملے، اور ہمیشہ زندگی کی رعنائیوں سے بھرپور ملے، اور بقول جمیل ملک کے کہیں رکا نہ تھما، صبح و شام چلتا رہا، کبھی جمیل کو ہم نے شکستہ پا نہ کہا۔ تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ وہ میرے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے جب میں اسٹیشن ڈائریکٹر تھا ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں۔ تو ہمارے ایک درمیانی عمر کے ایک پروڈیوسر تھے، کوئی 50-55 سال کی عمر کے تھے۔ تو یہ آ کے میرے پاس بیٹھے، اور نصرت زیدی صاحب بھی میرے پاس اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ غالباً 2015 یا 2016 کا واقعہ ہے۔ تو وہ شخص، کچھ جو پروڈیوسرز تھے میرے، وہ بڑے کچھ مایوس تھے، پتہ نہیں کیا معاملات تھے ان کے۔ تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، غالباً وہ انشاءاللہ خان شاہ کا شعر ہے کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور شعر پڑھ دیا کہ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنما، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ پھر انہوں نے تیسرا شعر بھی اسی موضوع پہ پڑھ دیا، چوتھا شعر بھی اسی موضوع پہ پڑھ دیا۔ تو جب چوتھا شعر انہوں نے پڑھا تو نصرت زیدی صاحب سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا بھائی ابھی تک تو آپ نے موت کے ہی شعر پڑھے ہیں، کوئی زندگی کا شعر بھی سنا دیں۔ تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی آخر دم تک وہ زندگی کے ساتھ وابستہ رہے، اور بہت ہی ایک زندہ دل شخصیت تھے۔ ایک اور ان کی زندہ دلی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ میں نے آپ سے انٹرویو کرنا ہے، تو کہنے لگے جی چلیے۔ تو ہم اسٹوڈیو میں آئے، تو میں نے جب بات شروع ہی کی تو میں نے کہا جی میں اپنے سننے والوں سے آج ایک بہت ہی منچے ہوئے اور عالمی شہرت یافتہ اور بزرگ شاعر سید نصرت زیدی سے کراتا ہوں۔ انہوں نے مجھے وہیں روک دیا، ریکارڈنگ ہو رہی تھی، کہتے ہیں بھائی مجھے بزرگ نہ کہو، صرف شاعر کہو۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بہت ہی مرنجا مرنج شخصیت تھے، اور ان کے دنیا سے چلے جانے سے یقیناً ایک بہت بڑا ایک خلا پیدا ہوا، نہ صرف علم و ادب کی دنیا میں، بلکہ ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو احباب ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، وہ ہمیشہ ان کی کمی محسوس کرتے رہیں گے۔ اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری یادوں میں ہمیشہ محفوظ رہیں گے، اس لیے کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ اور آخر میں ان کا ایک نعتیہ شعر ہے جو وہ اکثر پڑھا کرتے تھے کہ اے شافع محشر مجھے برزخ سے بچانا، شاعر تیرا نصرت بہت آرام طلب ہے۔ شکریہ۔ بہت محبت شاعر صاحب نے نصرت بھائی کی یادوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں شیئر کی، اور اب میں ملتمس ہوں اپنے دوست بہت خوبصورت شاعر جناب منظر نقوی سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
नुसरत ज़ैदी साहब से काफ़ी पुराना ताल्लुक़ था और पेशावर के दिनों में जो मैंने वहाँ के अदबी हलकों में दो नाम सुने जिनका अक्सर ज़िक्र हो जाता था, वो डॉक्टर तौसीफ़ तबस्सुम और जनाब नुसरत ज़ैदी, क्योंकि ये वहाँ DI खान में रहे भी और पेशावर में रहे भी और अक्सर खातर गज़नवी, मोहसिन साहन या और जो सीनियर लोग थे तो वो किसी न किसी हवाले से इनका तज़किरा आ जाता था। फिर नुसरत ज़ैदी साहब से एक दफ़ा पेशावर में मुलाकात हुई और उन्होंने उन्हीं दिनों में एक मुसालमे की महफिल थी फ्लैशमैन होटल रावलपिंडी में, तो मुझे उन्होंने कहा कि तुमने आना है। तो मैं जब आया तो उसके बाद उन्होंने उसकी मुशायरे की सदारत P नसीरुद्दीन कर रहे थे और साथ इफ्तिखार आरिफ साहब भी मौजूद थे। तो उसके बाद से फिर उन्होंने, मैं जब तक पेशावर में रहा मुझे बुलाते रहे और जब मैं पिंडी में भी आ गया, इस्लामाबाद में भी आ गया, तो जब भी वो मुझे बुलाते। नुसरत ज़ैदी साहब की जो तहजीबी शख्सियत है वो गिने चुने चंद ही लोग हैं जिनमें हमें पाई जाती है ये खूबसूरती। उनमें इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं, नुसरत ज़ैदी साहब चले गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक इल्मी और तहकीकी शख्सियत है। जब भी कोई ऐसा मसला सामने आता था या किसी लफ्ज़ की सेहत के बारे में या कोई और मामले में, तो वो हमेशा जो है वो ऐसे गुफ्तगू करते थे कि सुनने वाला ख़ुद भी उससे अखज़ करे और वो ख़ुद भी जज करे कि क्या जो मैंने बताया है ये ठीक है या नहीं है। एक वाक़या है कि बड़ी मशहूर गज़ल है, मीर तकी मीर के नाम से है कि आके सज्जादा नशी कैस हुआ मेरे बाद। तो मैंने कहा कि जी ये मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने सुना है कि ये कहा है कि ये मीर तकी मीर की गज़ल है और हवाला भी यही आता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मीर तकी मीर की गज़ल नहीं है, ये मीर तकी मीर से भी पहले के एक शायर है, उनकी गज़ल है। तो मैंने उसको लाइटली लिया और इत्तफाक यानी नहीं किया। मैंने कहा जी ये लोग करते रहते हैं ऐसी बात। अगली नशिस्त में वो, क्योंकि सदर में मेरा ऑफिस है, तो वो सदर में अक्सर तीसरे चौथे दिन वो आते थे, तो मेरे पास भी तशरीफ़ ले आते थे और वो फिर एक पुराना मखतूता उठा के लाए और उसमें मैंने देखा कि वो 11 अशार की गज़ल थी और वो उसमें 2 शेर सिर्फ मिल रहे थे जो गज़ल गाई गई है मीर के हवाले से, ये आके सज्जादा मतला, और एक और शेर जो था उसमें मौजूद थे। बाकी 11, 9 या 10 शेर जो थे वो मुख्तलिफ थे। तो वो मीर से पहले के शायर थे। तो वो मुझे कहने लगे कि भाई अब ये देख लो। तो मैंने कहा जी ये और शौरा में भी मैंने इसका मुताला किया है और शौरा के यहाँ भी एक आध मिसरा, ये एक शेर तो ये मतला तो मिल जाता है। उस ज़माने में क्योंकि ये रवाज होता था कि किसी एक जगह छप गई या किसी मुशायरे में शायर ने पढ़ दी तो फिर उसके ऊपर लोग गज़लें लिखना शुरू कर देते थे। ये रवाज तो अदब में मौजूद रही है। तो दूसरी बात जो मैं ये कहता हूँ कि वो जो है वो एक बहादुर शख्सियत है। वो बज़ाहिर नहीफ़ व नज़ार नज़र आते थे लेकिन वो जज्बे में बहुत बहादुर थे। यही शमीम हैदर सैयद यहाँ मौजूद है, इनके इमाम बारगाह में नातिया मुशायरा था और वो उसमें दहशत गर्दी हुई और बम ब्लास्ट हुआ, 6-7 लोग शहीद हुए और महबूब ज़फ़र उसमें कंडक्ट कर रहे थे। नातिया मुशायरे में यही करते और बहुत से और शौरा, असगर आबद और वफ़ा चिश्ती और जामिन जाफरी और बहुत से दिगर, ये नसीम सहर साहब मौजूद थे, डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। तो वो बम ब्लास्ट हुआ और जामिन जाफरी मेरा ख्याल आपने पुकारा ही था तो वो बम ब्लास्ट हो गया। तो सदारत नुसरत ज़ैदी साहब की थी। तो जब वो ये सारा हादसा गुजर गया, लेकिन अगले बरस जहाँ से वो नातिया मुशायरा मुनक़ते हुआ था वहीं से महबूब ज़फ़र ने शुरू किया और नुसरत ज़ैदी साहब वहाँ पे मौजूद थे और आखिर तक वो रहे। तो मैं ये कहता हूँ कि वो बहुत कम शौरा में देखा है कि वो जब इल्मी और अदबी सतह पे
جب اپنی وہ شاعری کر رہے ہوتے ہیں, گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں وہ ہمیں اور نظر آتے ہیں, لیکن اپنی ریئل لائف میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. تو وہ شخصیت اور فن کا ملاپ اگر ایک جگہ پہ آ جائے تو وہ اس میں نصرت زیدی صاحب موجود تھے. ان کی غزل لہجے کی غزل تھی. ان کی غزل میں, ان کی سلام میں, ان کی نعت میں آپ کو لہجے کی شیرینی جو ہے وہ موجود ملے گی. وہی لہجہ جو افتخار عارف صاحب کے ہاں تو بہت مضبوطی سے آتا ہے. تو وہ جس علاقے کے وہ تھے وہ لہجہ بھی ہمیں ان کی غزل میں بھی نظر آتا ہے, ان کی نعت میں بھی اور ان کی سلام میں بھی نظر آتا ہے. تو مصطفیٰ زیدی کا حوالہ آیا کہ وہ ان کے کزن تھے, ان سے بہت محبت کرتے. جن 3 شخصیات سے میں نے آبزرو کیا ہے محبوب ظفر کے علاوہ, کہ جن کی وہ رسپیکٹ بھی کرتے تھے اور ان کا بڑا محبت سے تذکرہ کرتے تھے, ان میں مصطفیٰ زیدی, طالب جوہری اور جناب افتخار عارف. یہ جب بھی ان کا حوالہ آتا تھا تو وہ بہت محبت سے اور بہت خلوص کے ساتھ اس کا اظہار کرتے تھے. مصطفیٰ زیدی کا شعر تو انہوں نے اپنے گھر کے باہر کرنا بھی کیا ہوا ہے, انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو یہ دیکھیں, یہ محبت کا وہ جذبہ ہے. اب یہ شعر میرا خیال ہے کہ اردو ادب کے یا طلباء میں سب کو یاد ہے, زمانے یاد ہے, لیکن انہوں نے اپنے گھر کے باہر یہ لکھا. اور جب میں پہلی مرتبہ ان کے گھر گیا تھا تو وہ واقعی پتھر پڑے ہوئے تھے اور سلوپ میں ان کا گھر تھا اور گاڑی کا جانا بھی وہاں مشکل ہے. تو میں نے کہا جی آپ نے تو بالکل اپنے جو راستہ بنا ہوا ہے اس کے مطابق یہ شعر لکھ دیا. کہتے یار وہ مجھے وہ کیونکہ بزرگ تھے ہمارے تو سمجھتے ہیں, لیکن وہ برابری کی سطح پہ گفتگو کرتے تھے. کہنے لگے یار یہ مجھے شعر بہت آن کرتا ہے اور میرے بھائی کی مجھے یاد دلاتا رہتا ہے. میں جب گھر سے باہر جاتا ہوں یا گھر میں انٹر ہوتا ہوں تو مجھے مصطفیٰ زیدی یاد آتے ہیں. بہت سے واقعات ہیں, ان کے واقعات شیئر کرنا شروع کریں تو بہت وقت گزر جائے گا. تمام احباب یہاں موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نصرت زیدی صاحب جیسے شاعر اور شخصیت جو ہے وہ بہت کم ہے, اور آپ ان کی محفل میں جب بھی بیٹھیں کچھ نہ کچھ لے کے اٹھتے ہیں, کچھ نہ کچھ سیکھ کے اٹھتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ منظر. نصرت بھائی کا آخری دن جو تھا 22 مارچ کا, تو وہ صبح مجھے کچھ طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی اور وہ ڈاکٹر فرحت کی طرف تھے, ان کے کلینک پر ان کا وقت گزرا. اور فرحت کے کلینک کے بعد جب وہ گھر پہنچے تب مجھے ان کی کال آئی تھی. تو یہ فرحت جو ہے بہت خوش نصیب ہے کہ وہ فرحت صاحب سے بہت محبت کرتے تھے. اور ڈاکٹر فرحت جو ہے وہ کہیں بھی یعنی کم و بیش میں سمجھتا ہوں کہ ہفتے میں 1 دفعہ جانا تو بہت جاتے تھے. انہیں ان کی طبیعت ذرا سی خراب ہوئی ہے, انہیں کوئی تکلیف ہوئی یا ویسے بھی معلوم کرنے کے لیے. فرحت خود بھی ماشاءاللہ, یہ سبھی خاص طور پر جو لکھنے والے ہیں ان کا تو وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ان سب کے یہ مسیح ہیں, ڈاکٹر ہیں ان کے. اور نصرت بھائی کا تو بہت زیادہ خیال کرتے تھے. اور یہ دیکھیے کہ آخری دن بھی جو ہے نصرت بھائی کا وہ ڈاکٹر فرحت کے ساتھ بہت سارا گزرا تھا. ڈاکٹر فرحت آپ سے التماس ہے کہ کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئی ادیب کی حیثیت سے گفتگو نہیں کروں گا. آج کا دن ان کی برسی کے حوالے سے ہم منا رہے ہیں. میں انہیں نصرت بھائی بھی نہیں کہوں گا کہ وہ میرے بھائی نہیں تھے, وہ میرے استاد تھے. میں جب بھی ان کے پاس پہنچتا تھا تو کوئی نہ کوئی بات وہ مجھے سکھا دیا کرتے تھے, اور حاکمیت کے ساتھ. یہ نہیں پیار محبت سے, نہیں یہ بات ایسی ہے اس کو یوں کرو. ایک تو یہ ان کی مجھ پر شفقت تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے جو ملنے جلنے والوں میں بہت سارے کرنل, جنرل اور بڑے بڑے ڈاکٹر تھے. سب سے نسخہ لاتے تھے, لیتے تھے, دوائی بھی لیتے تھے, پھر مجھے ضرور بلاتے تھے. یہ اپنا صدف صاحبہ گواہ ہیں. میں جب جاتا تھا زبردستی پانی بھی پلاتے تھے, چائے, بسکٹ, روٹی, کھانا, جیسے گھر میں ایک والد کی حیثیت سے کرتے تھے. میری شاعری سنتے تھے, کہتے تھے ابھی سناؤ. اور سننے کے بعد اس میں جو ضروری بات کرتے تھے کہ اس کو یوں کر لو, میں بھی فوراً مان لیتا تھا.
उनकी हाकमियत का ये था कि उनके सामने मैं ये नहीं कह सकता था कि ये मैं नहीं करता, ये नहीं करता। टेलीफोन करते थे, तुम पहुँचे क्यों नहीं, जल्दी आओ। तो हफ्ते में एक बार, कभी 2 बार ये मेरा जाना ज़रूरी होता था। मैं खुशी से जाता था। और मज़ेदार बात यह है कि मैं 8 घंटे का दौरानिया लेकर जाता था, तो 2-2, 3-3 घंटे, जैसे मैं इफ्तिखार आरिफ साहब के पास जाऊं या डॉक्टर एहसान अकबर साहब या जलील अली साहब, इनके पास भी मैं ये सोच के जाता हूँ 15-20 मिनट, लेकिन यहाँ इल्म ही इतना मिलता है, वहाँ भी इतना मिलता था कि बैठे हुए 4-4 घंटे गुजर जाते थे, मालूम नहीं होता था। जब भी तबीयत ख़राब होनी, आ जाना। और आखिरी दिन भी जब वो आए तो उन्हें ये शक था कि मुझे शायद कोरोना हो गया है। हमने उनका टेस्ट किया, कोरोना तो था नहीं, दरअसल उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, पहला दौरा हुआ। मैंने न सदफ को बताया न उन्हें, और उन्हें मैंने कहा आप जाकर घर आराम करें, अब आप ठीक हैं। जो ही उन्हें आराम आया वो घर गए और उन्होंने फिर हस्ब दस्तूर महबूब ज़फ़र को तो बहुत बुलाते थे, उनको बुलाया और फिर बातें करना शुरू कर दी। एग्जॉस्ट हो गए तो री अटैक हुआ, जिससे वो जब वो वॉशरूम की तरफ जा रहे थे तो अल्लाह को प्यारे हो गए। दूसरी बात यह है कि वो पुराने जैसे नुस्खे होते थे, पुरानी तहरीरें होती थी, तबर्रुकन हमें दिया करते थे। मेरे पास आज भी 4-5 तबर्रुकात उनके मौजूद हैं, जो फ़ोटो स्टेट की शक्ल में भी थे और किताब की शक्ल में भी देते थे। ये उनका हम पर करम था, एहसान था। बड़े शगुफ्ता, बड़े अच्छे जमाली गुफ्तगू करने वाले, लेकिन उनकी गुफ्तगू में जबरियत थी। वो कहते थे ये करना है। मसलन रेडियो पाकिस्तान में कोई मुशायरा हो रहा है तो पूछते थे तुम्हें बुलाया नहीं, मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता। फ़ौरन फ़ोन करना, इन साहब को भी साथ बैठे हुए हमारे मोहतरम, और उनसे पहले जो पेश रहो थे उन्हें भी, और फिर कहना कि चलो, और बड़ी तवज्जो से सुनते थे। हम बड़े एहतराम के साथ बैठते थे, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते थे। तीसरी बात यह है कि वो जो मुशायरे कराते थे वो अपने मसलक के एतबार से इस्लामी अहकामात के मुताबिक ईद मिलादुन नबी और दूसरे सलाम के हवाले से मुशायरे जो करते थे, उसमें वो हर एक को हदिया देते थे, वो ज़बरदस्ती देते थे। और लिस्ट बनाने में अक्सर महबूब ज़फ़र और मेरी मशावरत होती थी, तो हम बनाते थे, फिर हम बाद में ऐड भी कर देते थे। तो वो लिफाफे बनाते थे, लिफाफों में बंद करके हर एक का भरमरी रखते थे, और चाहे वो बड़ा आदमी है चाहे छोटा शायर है, हर एक को किसी उसके बगैर एक ही हदिया देते थे। कहते हैं ये तबर्रुकन मैं दे रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि इसको रखें। एक बात शमीम साहब ने की कि वो मेरी किताब को उन्होंने प्रूफ पढ़ा, ये इस बात का मैं गवाह भी हूँ। और एक बात ऐड कर लूँ जो शमीम साहब को अब तक नहीं मालूम, कि मोहतरम नुसरत ज़ैदी साहब ने वो मुसवदा मुझे दिया। मैंने कहा सारी ये तो शमीम साहब का है, ये आप खुद करें। कहने लगे नहीं, काके की गलतियाँ जहाँ भी हो करके आओ और पेंसिल से निशान लगाना। फिर मैंने जाकर उन्हें बताया, उन्होंने फिर खुद किया जो भी करते थे। तो अक्सर उनके पास बिलअमूम बाहर से और बिलखसूस हमारे रावलपिंडी डिवीजन से शायरात और नौजवान शुअरा के कलाम आया करते थे इस्लाह के लिए। तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि सर मुझे देते थे और मैं वापस जाकर उन्हें देता था मशवरा। मैंने तो उन्हें क्या देना, बस लाइन लगा देते, वो खुद ही करते थे। ये उनका परंदा। चौथी बात ये, उनके यहाँ गीबत नहीं थी, वो किसी शख्स के बारे में गीबत नहीं करते। नाराज़गी होती है किसी से तो खामोश रहते थे, अच्छी बात सुनते थे, दूसरी बात नहीं सुनते थे। इफ्तिखार आरिफ साहब का बड़े अदब के साथ, एहसान अकबर साहब का, सर का, तौसीफ तबस्सुम साहब का, जमील यूसुफ साहब का, बड़े अदब के साथ वो बात करते थे। और मेरे पास जब वो आखिरी दिन आए तो कहने लगे कोई किताब कोई है पढ़ने की, तो वहाँ गज़ल है, गज़ल पढ़ी हुई थी उनकी, जनाब जमील यूसुफ साहब की। वो पढ़ते रहे और उसके दूसरे सफ़े पर मेरे बारे में कुछ लिखा भी, वो मेरे पास महफूज है। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा देखें ये इतने बड़े बुजुर्ग और मेरे बारे में ये गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी यादें हमारा सरमाया है।
अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे। उन्होंने हम पर बड़ा एहसान किया इल्म व अदब के हवाले से, और फराज मंजिल इरफान के आशनाए रमूज़, रियाज दहर में सामान रंगो बू जैदी, हकीकतों के जहां में तजल्लियों का पयाम, तने अदब में है सरमाया नमू जैदी। वमाला क्या कहना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ने कहा कि जैदी भाई बहुत वाक़तन बहुत खूबसूरत, जो लोग उनसे वाकिफ़ हैं यकीन करें कि इतने उनकी ज़ात में इतना तिलिस्म था, इतनी मोहब्बत थी, अंजुम, इतने खूबसूरत आदमी थे, उनका इतने लोगों से उनके मरासिम थे, ख़वातीन के साथ बहुत उनकी दोस्तियां थीं। और ये जो फरहत ने कहा कि शायरात को ये वाला मसला, तो देखिए आज जो है उनमें से कोई खातून भी नहीं आई यहाँ पे जिनके उन्होंने शेर ठीक किए, और जो ये जिस सिलसिले की आगाज़ किया डॉक्टर फरहत ने, बेशुमार ऐसी बातें हैं कि जो आज तो हम उनको याद कर रहे हैं। उस तरह की सोगवारी भी है, उनकी मोहब्बतें भी हैं। देखिए ये तो वो जो अक्सर शेर वो खुद पढ़ते थे नुसरत भाई कि जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा, जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा। तो ये दुनिया तो जाने के लिए है, बहरहाल चले जाना है सबने, लेकिन उनकी इतनी यादें हैं, इतनी बातें हैं, बहुत सारी शेयर करने वाली कि क्या क्या आपको बताऊं। डॉक्टर निसार तुराबी से उनका नुसरत भाई का भी बहुत, यानी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबका नुसरत भाई से बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। नुसरत भाई की ये जो किताब है इसका आगाज़ भी डॉक्टर निसार ही ने वो किया, और एक स्टूडेंट की ड्यूटी लगाई, और उसने पहले इन पे एमफिल का काम किया, बाद में ये किताब भी जो है अकादमी की तहरीर की। मैं अभी हो जाएगा डॉक्टर साहब। तो मैं डॉक्टर निसार तुराबी साहब से इल्तमास करूंगा कि वो नुसरत भाई के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आप करिए। अरबाब फ़िक्र दानिश मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये 2015 की एक कड़कती दोपहर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में एमए की क्लास पढ़ाने के बाद कुछ तलबा आए, उसमें एक नाम तलत आजिज़ का भी था। कहने लगे कि सर आज मुझे ताख़ीर हुई, और ताख़ीर की वजह ये थी कि आज हमें कोई मौजू फाइनल करना था। किस्सा को होता नुसरत ज़ैदी साहब का मौजूद तहकीक मेरी नाचीज़ काविश थी, जिस पे मैं इसे अपना एजाज़ समझता हूँ। और फिर इस सफ़र में महबूब भाई ने जिस तरह रहनुमाई फरमाई और बाकी अहबाब ने भी, तो आज ये किताब आपके सामने है। मुझे ये खुशी है कि नुसरत ज़ैदी साहब अपने जिन जूनियर्स को महबूब भाई के बाद और अपने करीबी मास्टर में, जैसे इफ्तिखार साहब हैं, तौसीफ तबस्सुम साहब हैं, एहसान अकबर साहब हैं, इनके बाद जिन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ रखते थे और कम बेश हफ्ते एक मरतबा ज़रूर फ़ोन करते थे। हमारी बेटी यहाँ गवाह हैं, बैठी हैं, उसमें मैं नाचीज़ भी शामिल था। घर में कोई न्याज की महफिल होती, कोई दोस्त आते, जैसे ताबिश शबी साहब, उनके यहाँ अल्लामा तालब जौहरी साहब तशरीफ़ लाते, तो वो फिर बाद में शाहजी के यहाँ तशरीफ़ ले जाते, तो फ़ोन करते, उनका मखसूस रह जाता, हाँ भाई तुराबी कहाँ हो? सर जी बस हुक्म फरमाएं, बस आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। महबूब को भी मैंने फ़ोन किया। कभी मुल्तान जाते, कराची जाते, तो मिठाई ज़रूर लेकर आते थे, और उस मिठाई में और किसी का हिस्सा हो ना हो, मेरा और महबूब का हिस्सा ज़रूर होता था। इसलिए वो बहुत मीठे आदमी थे, और मिठाइयाँ लाने वाला वही आदमी होता है जो मीठा आदमी होता है। और उनका इख्तिसास एक ये भी था कि वो आम मानों में शायर नहीं थे। जाहिर है कि एक अहद में हज़ारों शुरा होते हैं जो शायरी तख्लीक करते हैं, मगर वो शेर तख्लीक तो करते थे, मगर वो शेर में लिव भी करते थे। शेर तख्लीक करना और अदब में लिव करना ये बिल्कुल दो जुदागाना चीज़ें हैं। इसी तरह शायरी को, अदब को ज़रिया इजहार बनाना और शायरी और अदब को असलूब इजहार बनाना, ये भी दो मुख्तलिफ कैफियत हैं, और ये इन दोनों कैफियत पर पूरे उतरने वाले आदमी। एक बिल्कुल जिंदा तहजीबी रवायत का इस्तारा, एक जीता जागता शख्स जो जब सामने आए तो ये कहना नहीं पड़ता था कि जनाब आपका शगल क्या है, आप क्या करते हैं। यानी एक ही नज़र में देखने वाला जो कितना ही बदज़ौक़ क्यों ना हो, उसके ज़हन में एक ही तस्वुर उभरता था, और वो था शायर का तस्वुर।
हमारे यहाँ जॉन एलिया, हमायत अली शायर, फराज साहब से लेकर हमारे आज जो रोशन मीनार यहाँ तशरीफ फरमा हैं, मुलाकात होने से कबल ही ये तसव्वुर ज़हन में उतरता है कि ये फ़िक्र नज़र के कोई ऐसे लोग हैं जो अमानतदार हैं और लंबरदार हैं। मैंने अपना इजहारिया कुछ तलबा और तलबात भी यहाँ तशरीफ फरमाए हैं लिख कर लाया हूँ, और इसकी वजह यह है कि ज़ाती जो उनसे मुलाकातें हैं और न्याज़मंदी के जो सिलसिले हैं वो कम व बेश 3 दहाइयों तक फैले हुए हैं, गुज़श्ता 25-30 साल से। और फिर ये जो उनके साथ न्याज़मंदी का सिलसिला बिल्कुल अजीज़ाना मरासम तक आया, और इस सतह पर भी कि जैसे अपने घर का कोई फ़र्द होता है और वो हमें रहनुमाई फरमाता है। मगर मैं चाहता हूँ कि उनकी जो अदब में जो उनका इख्तिसास है, ख़ुसूसियत के साथ गज़ल में, इसके हवाले से चंद सदूर साहिब सदर आपकी नज़र करता हूँ। उर्दू की वो शेरी रवायत जिसने क़याम पाकिस्तान से कुछ अर्सा कबल फ़िक्री और फ़नी सतह पर क्लासिकी अक़दार के फ़रोग़ में बुनियादी किरदार अदा किया, उस उजली रवायत के नुमाइंदा शुरा की सफ़ में मुस्तफ़ा ज़ैदी एक ऐसे शायर हैं जिनकी तख्लीकी इनफरादियत का अपना एक अलग मकाम है। मुस्तफ़ा ज़ैदी का इल्मी और अदबी खानवादा जिस तहजीबी फ़ज़ा व माहौल का नुमाइंदा है, उस खानवादे के जिन शुरा ने मासिर शरी अदब में खुसूसी नाम पाया, उनमें नुमायाँ तरीन नाम सैयद नुसरत ज़ैदी साहब का था, जिन्हें हमसे बिछड़े हुए आज ही के दिन की निस्बत से 3 साल का अरसा बीत चुका है। मगर उनसे जुड़ी हुई अदबी और तहजीबी कदरों की असास पर तश्कील पाने वाली खूबसूरत यादें ऐसी हैं कि आज भी जब चश्मे तसव्वुर में उनका मतीन और शाइस्ता सरापा याद की लौ पर अपनी छप दिखाता है, तो साथ ही उनका ये शेर भी हमारे दिलों के दरवाज़ों पर दस्तक देना शुरू करता है। और वो शेर है, बिल्कुल इसे सतही शेर न समझिएगा, इसकी एक बाकायदा इसका एक पसमंजरी मुताला है। आखिरी शेर में महबूब का अब जिक्र करूँ, और ये भी शेर मैंने इसलिए चुना है कि ये महफिल जो है हमारे आपके महबूब नज़र ने हमेशा की तरह सजाई है। आखिरी शेर में महबूब नज़र का अब जिक्र करूँ, था कभी अपना मगर अब है किसी का अपना। ये उनका शिकवा था कि वो मेरा महबूब नज़र जो कभी मेरा था वो आज मेरा नहीं है। वो आज का ये तनाजुर है, ये बिल्कुल जब वो 80 की दहाई के बाद के पेठे में आती हैं। मगर उन्हें खुशी ये हुई कि वो महबूब नज़र तो बकौले मियाँ मोहम्मद बख्श के सदा ना तापिश सूरज वाली सदा ना वक्त पैरा, सदा ना ताबिश सूरज वाली सदा ना वक्त पैरा, बेवफाई रस्म मोहम्मद सदा रहे बिच दहरा। तो बेवफाई तो है, मगर कुछ महबूब ऐसे भी होते हैं जो साथ निभाते हैं, और इसकी एक रोशन मिसाल आज की ये महफिल भी है जो मरहूम की 30वीं बरसी के ताल्लुक़ से हम इसमें मौजूद हैं और अपने अपने इज़हारात को पेश करके उनसे अपनी यादों को शेयर कर रहे हैं। एक क्लासिकी और जदीद तर्ज़ एहसास के हामिल गज़ल गो शायर की हैसियत से उनकी अदबी खिदमात का दायरा कम व बेश 70 साल से ज़ायद ज़मानी मुद्दत को अपना हमनवा बनाता है। उनके शौर शेर ने पाकिस्तानी शरी अदब के कई अदवार अपनी आंखों से देखे, कई अदबी तहरीकें उनके सामने तश्कील पाईं। तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़ की तहरीक, इस्लामी अदबी तहरीक, पाकिस्तानी तहरीक, जदीदियत की तहरीक जिसमें लिसानी तश्कीलात और जदीद अलामती शरी निज़ाम ज़ेर बहस आया। सैयद नुसरत ज़ैदी का कमाल ये है कि उन्होंने अपनी फ़नी ज़िंदगी में कुछ असर तो इन नई तराकीब से ज़रूर कबूल किए, मगर बुनियादी तौर पर वो गज़ल के ऐसे शायर हैं जिनके मौज़ूआती, एहसासाती, लफ्ज़ियाती और दीगर फ़नी और फ़िक्री रवैयों के सभी करीने फ़ारसी और उर्दू के क्लासिकी सरमाए से जुड़े हुए हैं। एक ऐसी शरी रवायत जो अपनी तहजीबी रवायत, अपनी अक़दार और अपनी ज़बान से ताल्लुक़ रखती है। तख्लीक़ शेर के हर लम्हे में उनके पेश नज़र रही, और यही वजह है कि हमें उनकी शायरी चाहे नज़्म हो, गज़ल हो, कता हो, हमद हो, रुबाही हो या तकदीसी शायरी हो, उनमें आला अक़दार की उजली रोशनियाँ हमें दिखाई देती हैं। अब आप ये देखिए कि वो जो एक तहजीब की बात की है कि रोशन तहजीब कि देखना भी तो उसे दूर से देखा करना, शेवा इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना, ये इसी तहजीब के लोग थे। अब समात फरमाइए कि हम जनू पेशा हैं और बुल हवसी चाहती है, हम जनू पेशा हैं और बुल हवसी चाहती है, शोला इश्क चरागे तहे दामा हो जाए, तुझको आता हो तो वो हर्फ सिखा दे मुझको,
तुझको आता हो तो वो हर्फ सिखा दे मुझको, मेरा लहजा मेरी वहशत का पता दे मुझको, मैं तेरा नक्श अगर हूं मेरी आराइश कर, मैं तेरा नक्श अगर हूं मेरी आराइश कर, मैं अगर हर्फ गलत हूं तो मिटा दे मुझको। और आप अंदाज़ा फरमाएं कि ये सिर्फ रोमानवी और हुस्न बयान की शायरी नहीं है, बल्कि अपने असर का आशोब जब सियासी फ़ज़ा में आता है, और वो उसका करीना आप देखिए, किस तरफ को मंजिल है, किस तरफ से राहबरी चाहें, किस तरफ को मंजिल है, किससे राहबरी चाहें, खो गया मुसाफत में मीरे कारवां अपना। अब ये हमारे पूरे अहद का लोहा है, एक इस्तगासा है क्या में पाकिस्तान से अब तक जो इनके इस शेर में मौजूद है। फिर इन्होंने क्लासिकी असाज़ा से जो अक्सो कबूल किए, जाहिर है वो सारे मौज़ूआत वही थे जो इससे पहले असाज़ा यहाँ मौजूद हैं, कि वो इतने ज़्यादा पामाल हो चुके थे कि उसमें जाहिर है कि बहूर तो वही होती हैं, ज़मीनें भी कमो बेश वही हैं। अब इसमें सिर्फ अपने इजहार का जो तर्ज है वो और ख्याल की नज़ाकत को किस करीने से बयान करके आदमी अपनी अलग राह निकालता है। आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए, माहिर कादरी साहब का शेर है कि कितनी स्याह जुल्फ़ें कितना सभी चेहरा, कितनी स्याह जुल्फ़ें कितनी स्याह जुल्फ़ें कितना सभी चेहरा, सिमटी हुई घटाएं फैला हुआ उजाला। फरमाते हैं कि लहराओ लहराओ हो जुल्फ़ को जो रह रह के जबी पर, लहराओ उस जुल्फ़ को जो रह रह के जबी पर, करती हो कभी दिन तो कभी रात करो हो, किस बात पे तुम तरके मुलाकात करो हो, हम डरते हैं जिससे वो बात करो हो। इसी तरह ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इसकार गहे शीशा गरी का, या ख्याल खातर अहबाब चाहिए हरदम, ऐ जनून सांस भी लेना है तो आहिस्ता से ले, ऐ जनून सांस भी लेना है तो आहिस्ता से ले, आशिकी बेखबरे इश्क तमाशा तो नहीं, आशिकी बेखबरे इश्क तमाशा तो नहीं, हसनैने करीमैन में यकताए दो आलम, हसनैने करीमैन में यकताए दो आलम, उन जैसा किसी का न शरफ है न नसब है। यानी सलाम, हम और नात तीनों असनाफ ऐसी हैं जिनकी ख्याल की वादत जाहिर है कि तकदीसी शायरी होने के बावजूद एक अलग अपना एहसास रखती है, मगर इनका कमाल यह है कि इनका एक फनी तख्लीकी रवैया ये भी है कि इन्होंने सलाम में भी इनके यहाँ नात के शेर मिलते हैं, नात में भी सलाम के शेर मिलते हैं, हमद में भी सलाम के शेर मिलते हैं। तो ये इस वजह से है कि गज़ल में भी हैं, और गज़ल में यहाँ तक एक पूरी ख्याल की वादत में रोमानवी तर्ज़ एहसास की शायरी है, और यकलख्त कोई ऐसा शेर आ जाता है जो जिसमें करबला का इस्तारा आ जाता है, जिसमें नात का इस्तारा आ जाता है। तो यूँ इन्होंने बहुत ही कमाल हुनरवरी से नौ क्लासिकी तर्ज़ एहसास की शायरी, और वो शायरी जो क्लासिकी अदब की नुमाइंदा थी, उसके साथ जिद्दत इजहार के जो करीने तराशे हैं वो यकीनन आज भी हमसे दाद तलब हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उनके बिछड़ जाने के बाद यहाँ दबिस्तान शायरी और ख़ास तौर पे रावलपिंडी के दबिस्तान शायरी में एक ऐसे शख्स का बज़ाहिर हमसे बिछड़ जाना तो हमारे लिए बहुत ही उदास कर देने वाली बात है, मगर इससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जितने भी उन्होंने अपनी उम्र अजीज़ गुजारी उसमें लम्हा लम्हा उन्होंने शेर की खिदमत की, इंसान की खिदमत की, इंसानी अक़दार के लिए फ़रोग़ के लिए काम किया। यही वजह है कि आज हम उनकी अक़ीदत के लिए यहाँ जमा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर निसार तोराबी नुसरत भाई के फ़न व शख्सियत के हवाले से कदर तफसीर से इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। मिठाइयाँ जो है वो हमारे सीनियर्स को बहुत पसंद हैं, मुझे भी बहुत मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं। नुसरत भाई को हम जहाँ भी जाते थे, मैं कराची जा रहा हूँ या लाहौर में पूछता कि नुसरत भाई क्या चाहिए आपको, तो वो कहते थे कि यार वो बदायूं के पेड़े ज़रूर लेकर आना है। चाहे वो कराची से जाना होता था, चाहे मर्दान थे या पेशावर थे कहीं से, तो उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद है बदायूं के पेड़े। बहुत यादें हैं। मैं नसीम सहर साहब से इल्तमास करूँगा कि वो नुसरत भाई के हवाले से ख्यालात का इज़हार फरमाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इफ्तार आरिफ साहब और दीगर साहिबान मसनद, नुसरत जैदी साहब के बारे में बहुत से दोस्त इज़हार ख्याल कर चुके हैं और साथ साथ डॉक्टर साहब मुफर्रत अब्बास ने उनकी बीमारियों के बारे में भी और अपने इलाज के बारे में बताया। ये ख्याल है कि मैं भी उन्हीं के ज़ेरे इलाज में, इसलिए मुझे ज़रा बात करते डर लगता है। बात यह है कि नुसरत जैदी साहब का जो रवैया था ना, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो सख्ती का था, लेकिन मुझे तजुर्बा हुआ कि वो बहुत ही दोस्ताना अंदाज के मालिक थे। मेरा ज़्यादा रब्ता उनसे, मुलाकातों से ज़्यादा टेलीफोन पर रहता था और अक्सर मुख्तलिफ अदबी अमूर पर भी, शायरी के अमूर पर भी बहस करते थे और हमेशा ऐसा एहसास दिलाते थे जैसे मैं उनसे सीनियर शायर हूँ। हालांकि मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं थी, मैं तो उनसे सीखता था बहुत कुछ। तो उनके बारे में बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने महबूब ज़फ़र को बताया कि मेरी तबीयत कल से बहुत ख़राब थी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हो गया कि उनकी याद में जो जलसा है उसमें मेरी हाज़िरी बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह कभी इज़हार ख्याल के बहुत से मौके आएंगे और मैं बहुत खुश हूँ कि मोहतरमा उनके नाम को और काम को आगे बढ़ा रही हैं, उसकी मुबारकबाद। और एकेडमी ने उनकी जो किताब शाये की है उनकी शख्सियत और फ़न के हवाले से, वो भी एक बहुत अहम अदबी खिदमत है, जिसके लिए एकेडमी को भी मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी मुझे बहुत शुक्रिया नकीम भाई। नकीम भाई, आप बिल्कुल परेशान न हो डॉक्टर फरहत अब्बास के हवाले से जो आपने कहा। उनके बीमारों में जो है वो बहुत लोग हैं, जमीर यूसुफ से लेकर और बड़े बड़े नाम हैं। तो आप अभी बहुत वक्त है अभी आपके पास माशाल्लाह। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अंदाज मुख्तलिफ है मगर जी, मैं बहुत एहतराम से जनाब प्रोफेसर जलील अली साहब से इल्तमास करूँगा कि वो इज़हार फरमाएं। सर मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबान मसनद, सदफ बेटी और मज़दूस ख़वातीन व हज़रात, मेरे उनसे ताल्लुक़ के बहुत सारे हवाले हैं। मैं जब लाहौर में तालिब इल्म था तो उस वक्त मैं डॉक्टर बुरहान अहमद फ़ारूकी साहब का फ़लसफ़े का शागिर्द था। तो ये उनके पास उन्हें मिलने आया करते थे, उनसे इनकी कोई कुर्बत थी, क़राबतदारी भी थी। फिर दूसरा मुकाम था एहसान दानिश साहब का जो अड्डा होता था, वहाँ अनारकली में शाम को बैठते थे, तो वहाँ भी ये तशरीफ़ लाया करते थे, तो इनसे मुलाकात होती थी। कुछ मुशायरे भी इनके साथ मैंने लाहौर में पढ़े। फिर एक और अदबी तकिया था, मेरे क्लास फेलो थे बशीर मुंजिर, उससे 20 साल बड़े थे, लेकिन उन्होंने दाखिला ले लिया इत्तेफाक से, मेरी उनसे बहुत कुर्बत हो गई। तो वो हफीज़ तायब साहब से मिलके एक मीनार आर्ट प्रेस, शादी कार्ड्स की प्रेस चलाते थे, ऐबक रोड में कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार के पास। तो शाम को हम रोज़ वहाँ बैठा करते थे। बेशुमार लोग पिंडी के, जेलम के, साहिवाल के, इधर उधर से मेरी मुलाकातें उनसे वहीं हुई। यहाँ अनवर मसूद साहब पिंडी में हुआ करते थे, तो वहाँ जाया करते थे, इनसे भी उसी हवाले से, अहमद ज़फ़र साहब से भी उसी हवाले से। तो नुसरत जैदी साहब भी वहाँ आया करते थे कभी कभी। तो फिर ये हुआ कि 1970 के बाद मैं मुलाजमत के सिलसिले में इधर आ गया। और एक ताल्लुक़ ये था, पता चला जब इनसे ज़रा थोड़े ताल्लुकात और भी बढ़े, तो पता चला कि मेरे सबसे जो बड़े भाई थे वो और मेरे जो फादर इन लॉ थे वो दोनों इनके कुलीग थे और एक ही तकरीबन एज ग्रुप के लोग थे। ये मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो भी 2 साल पहले 98 की एज में वफ़ात पाई है उन्होंने। तो फिर मेरे वाइफ के एक भाई हैं, उनके जो ससुर थे मियाँ रशीद MAG, तो उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो उनका बड़ा जिक्र किया करते थे।
इब्नुल हसन से भी इनके बड़े थे ताल्लुकात जो उससे पहले। तो एक फिर और मुकाम था जहाँ हमारी मुलाकात बड़ी बाकायदगी से हुआ करती थी। वो सदफ को लेने सीबी कॉलेज के दरवाजे पर खड़े होते थे कि क्लास से फारिग हो तो बेटी को लेके जाएं। मैं वहाँ अपनी जो फर्स्ट लेडी को लेने जाता था और वहाँ जितनी देर में ये लोग निकलते थे हम आपस में वहाँ काफ़ी गुफ्तगू अदबी किस्म की किया करते थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें, अब कुछ बातें आपने उनकी थोड़ी सी शगुफ्ता मिजाजी की भी की और मुझे थोड़ी सी जुर्रत हो रही है कि मैं एक बात बताऊं आपको। एक दफ़ा एक थोड़ा सा ज़रा भारी जुस्से का बंदा उनके साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उसके करीब जाके कहा, मैं कहा यार ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत कम आप आके इसका गए शीशा करें। उन्होंने सुन लिया और एंजॉय किया। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब कह के गए ना कि वो जबरी आदमी थे, वो असल में थोड़ा सा अथॉरिटेटिव रवैया था उनका लिटरेचर के बारे में, क्योंकि पढ़ते लिखते थे। जो बंदा जानता है, इल्म रखता है, उसके सामने अगर कोई बात गलत हो, ज़बान की कोई बात गलत हो, कोई लहजे की बात गलत हो, कोई तलफ़ुज़ की बात गलत हो, कहीं वज़न जो है साकत होता हो, तो वो ज़रा थोड़ा सा फिर उस्तादाना अंदाज से, अथॉरिटेटिव अंदाज से दुरुस्त करवाता है। तो ये बात थी उनमें, अदरवाइज ऐसी नहीं, बहुत ही मोहब्बत करने वाले वो लोग थे। अच्छा, फिर ये है कि अपनी गलती को भी मान लेते थे, ये बहुत बुज़ुर्गों में कम पाई जाती है खुसूसियत। एक दफ़ा उन्होंने अपने किसी परिचय के लिए मेरी एक गज़ल ली मुझसे, तो उसमें मैंने जंजीर बपा इकट्ठा लिखा हुआ था, बा अलग लिखने की बजाय। तो उन्होंने मुझे अगले रोज़ फ़ोन किया कि अली साहब वो आपका एक शेर जो है उसमें कुछ ज़बान की गलती है, तो वो क्या करूं, मैं निकाल दूं या फिर आप उसे दुरुस्त कर लेंगे। तो मुझे जब उन्होंने बताया तो ये था कि कब, कौन, कहाँ, किस लिए जंजीर बपा है, ये उक़दा असरार अज़ल किस पे खुला है। तो मैंने कहा ज़ैदी साहब ये पा है, पा अलग कर लें आप, बा अलग लिखने तो मेरा ख्याल मसला हल हो जाएगा। कहते वो सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया इस तरह। तो वो कह रहा मान भी लेते थे ये बात। अभी उनके असलूब के बारे में बात हुई, वो रवायत के बहुत पक्के शायर थे। असलूब उनका रवायत का था मगर ख्यालात उनके जदीद थे, और इसी ने फिर उनके अंदर वो जिसे रवायत और जिद्दत का एक इम्तजाज है वो पैदा किया। मैं समझता हूँ कि इस तरह के बुज़ुर्ग जो हैं वो एक एक करके रुखसत हो रहे हैं। अब तो कहीं शायद ही कोई टावा इस तरह का कोई मिलता है, और आखिरी उम्र तक और आखिरी वक्त तक वो बहुत फ़ाल रहे, एक्टिव रहे। यानी मेरा ख्याल 2-3 दिन पहले उन्हें हमने किसी मुशायरे में देखा था, उसके बाद ये ख़बर आ गई, गोया महफ़िलों में बाकायदगी से वो आखिर वक्त तक शरीक रहे और बड़ा ही ज़्यादा ज़बान और बयान के बारे में बड़े पर्टिकुलर थे। ना खुद गलती करते थे और ना दूसरे की गलती जो थी उसे आसानी से हज़म करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब जलील अली साहब। और अब मैं बसद एहतराम इर्तबात गुज़ार हूँ। सर अपने बाद इधर ही पढ़ लीजिएगा। अच्छा सर ठीक है, मैं सर पीछे कर देता हूँ आपकी कुर्सी, सर आपकी इजाज़त हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर की मर्जी के आगे आप क्या कर सकते हैं। जी सर। ये असल में ये ऐसा मौका होता है कि जिसमें बहुत ही, ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है, बड़े सगीर में ये होता है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है और हम इस तरह का कोई रेफरेंस करते हैं तो उसमें ज़ाती गुफ्तगू भी करते हैं और अपनी यादें भी उसके साथ बयान करते हैं। बाहर ये हमारा इख्तिसास है और हमें इस पर फ़ख्र करना चाहिए कि हम अपनी यादों को महफूज करते हैं और अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं, को याद रखना चाहते हैं। बिला शुबा। वहाँ ये अब दूसरी जगह ये नहीं होता, वहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो
यानी खबर वगैरह छप जाती है, और कभी कोई उसकी किताब के सिलसिले में कोई सेमिनार हो तो कोई उस पर बात हो जाती है। ये जो हम करते हैं, ये हमें इस पे बहुत फ़ख्र है, और चीज़ें बेशुमार ऐसी बातें होती हैं जो ज़ाती होती हैं, मगर उससे उसके फ़न के समझने में बहुत आसानी होती है, और उसकी तरजीहात के समझने में आसानी होती है। आपने अभी गुफ्तगू सुनी, मैं उनके बहुत बाद के हल्क़ा इरादत और हल्क़ा नियाज़बंदी में शामिल हुआ। 90 से मैं उनसे वाकिफ़ था, और उस वक्त से, और मेरे कुछ ममदू थे जो, और मेरे बुज़ुर्ग दोस्त जो उनके बहुत करीबी हल्के में उनका ताल्लुक़ था। मेरी बहुत शायद कोई 50-55 बरस की दोस्ती थी अल्लामा तालिब जौहरी से। मैं जब 1965 में पाकिस्तान आया तो जिस इलाके में मैं रहता था वहीं उनका भी क़याम था, तो वो भी तालिब इल्म थे और अभी पढ़ रहे थे। तो जब भी मैं और नसीर तुराबी मरहूम और ख्वाजा रज़ी हैदर और हम, तो हमारी उनसे बेतकल्लुफ़ी भी थी, मगर मैंने कभी अपने बुज़ुर्गों से जो कोई, यानी उनके सामने मुझे हमेशा तकल्लुफ़ रहा, यानी मैं बिल्कुल नहीं होता बेतकल्लुफ़, जिसे हम लोग जिसे बेतकल्लुफ़ी कहते हैं। तालिब जौहरी साहब यहाँ शुअरा तशरीफ़ फरमा है, वो सब जानते हैं कि कलाम सीना बसीना क्या होता है। वो बेहद हिसाब उनके अशार थे उसमें, और वो सुनाते थे, और वो मुहम्मल गोई पे भी अपना शान नहीं रखते थे, और मुहम्मल शेर कह के आपसे पूछते थे कि आपको ये शेर कैसा लगा। अब हम तो जानते थे कि ये मुहम्मल कहते हैं, अच्छा बाज़ औक़ात वो अच्छा शेर भी कहते थे, हमें मुहम्मल लगता था। तो इसलिए कि हम उनकी शेर की तफ़हीम उस तरह से करते थे। नुसरत भाई जो थे, ये कोई बहुत, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, अभी बच्चियाँ बैठी होती हैं तो मुझे तकल्लुफ़ होता है बहुत सी बातें करने में। वो बहुत बिल्कुल मजहबी आदमी नहीं थे। अच्छा, बज़ाहिर वो शिया थे, मसलन आप उन्हें कह सकते हैं, मगर वो उस तरह के शिया नहीं थे जैसे ये शमीम नकवी, हज़रत मंज़र नकवी आला मकाम हो, वो एक बिल्कुल और तरह के शिया थे। अच्छा, उनकी शियत जो है वो आज़ाद रवी उनकी तबीयत में थी, और वो कोई पाबंदी वगैरह नहीं, मगर वो ये कभी नहीं आप कह सकते कि उन्होंने कभी किसी के मजहबी, ज़रा सी किसी ने 4 दिन नमाज पढ़ ली तो बस वो फतवा लगाने लगता है, 2-3 दिन मजलिसों में चला गया तो फौरन ही वो कचरतुल उलमा बिल्कुल हो जाता है उसको। कभी कोई इस तरह की कोई किसी बहस में नहीं उलझते थे। हमारे यहाँ ये शमीम हैदर बैठे हुए, इनके एक उस्ताद थे, ये भी शायद उनसे इस्लाह लेते थे, उनसे उनकी लगती थी बहुत। अच्छा, वो कहें किससे, यहाँ एक हैदराबादी टोला था, नैसा अकबराबादी, जफर अकबराबादी, अच्छा ये जो लोग थे, इतनी देर में मैं आ गया इस तरफ को, तो जिनके बारे में ये ख्याल था कि ये जो हैं ये कुछ जानते, यानी कोई उधर से आए हुए हैं तो इनकी ज़बान वबान। तो नुसरत भाई कोई दिन नहीं जाता था जब नसा भाई के किसी न किसी मिसरे पे कोई एतराज वारिद न कर सकते। अच्छा, मुझे हैरत होती कि बशीर हुसैन नाज़िम से उनकी बहुत दोस्ती थी। बशीर हुसैन नाज़िम दुनिया के ऐसे वाहिद आदमी थे जिनका एक इख्तिसास ये था कि जहाँ किसी ने
بے وزن مصرع پڑھا تو ان کا چہرہ کھل اٹھتا تھا اور غلطی پر اتنا خوش ہوتے تھے کہ بس میں نے دیکھ لیا تھا. اچھا حضرت جو تھے ان کی بھی عادت تھی. اچھا دیکھیے ایسے ہوتا تھا کہ آپ فرض کیجیے کہ نعتیہ مشاعرہ ہو رہا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پیر نصیر الدین گولڑا شریف, ادھر میں بیٹھا ہوا, بشیر حسین عالی صاحب بیٹھے, توسیع بیٹھے ہوئے, بس اب ان لوگوں میں جھگڑا ہوتا تھا کہ یہ جو ہے نا کہ کون پہلے بیٹھے گا, تو کون ادھر بیٹھے گا, کون ادھر بیٹھے گا. اچھا ٹی وی پہ کیونکہ میری ملازمت میں نے ٹی وی پہ کی, تو ٹی وی ہمارے لحاظ کرتے تھے, تو میں نے کبھی ان لوگوں کو ٹی وی کے مشاعرے میں اپنے سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی. مبادہ یہ سمجھ جائے کہ میں بتا رہا ہوں کہ کون کدھر بیٹھے گا, میں ایسے تو کر کے اور بیٹھ جاتا تھا سر نیچے کر کے کہ بھائی آپ جانو اور آپ کا کام. میں نے ہمیشہ ان لوگوں کا جھگڑا ہوتا تھا. اچھا نصرت بھائی جو تھے وہ یعنی محبوب ظفر سے تو ان کے تعلق کی, یہ محبوب ظفر این پارٹی جو ہے یہ کیونکہ ان کے کسی اور طرح کے نیازمند اور دوست اور حلقہ عبادت میں, ہم کسی اور طرح کے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بچے بیٹھے ہوئے بچے. ابھی صدف نے ان کے انتقال کے بعد ان کی 10,000 کتابیں, یعنی 10,000 کتابیں نیشنل لائبریری کو عطیہ کی ہیں, وہ وہاں محفوظ ہے. اگر کبھی آپ کو فرصت ملے تو آپ ان کو اس قدر خوشی ہوتی تھی یعنی کتاب کے بارے میں بتا کر کہ یہ کتاب میرے پاس آئی ہے اور یہ کتاب میں نے پڑھی ہے, اور دیکھیے یہ لفظ جو ہے یہ ایسے ہے اور یہ لفظ ایسے. بے حد اچھا ذوق. اور احسان دانش کا ذکر کیا, احسان دانش کو وہ کہتے تو نہیں تھے اور شاید وہ تھے بھی نہیں تلمس, لیکن احسان صاحب کا ذکر وہ بالکل اسی طرح سے کرتے تھے جیسے ان کو یعنی ان سے انہوں نے فیض اٹھایا ہو تلمس کا. کہا نہیں انہوں نے کبھی. مصطفیٰ زیدی کے بارے میں وہ جذباتی ہو جاتے تھے اور ان کا یہ خیال تھا, اور میں ان سے حرف اتفاق کرتا تھا, اور وہ یہ کہتے تھے کہ مصطفیٰ زیدی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اس سے بہت کم سطح کے لوگ جو تھے ان کی شاعرانہ فضیلت کو اور ان کی شاعرانہ حیثیت کو تسلیم کیا گیا, مگر اس سے صرف نظر کیا گیا. چنانچہ کلیات مصطفیٰ زیدی کے شائع کرنے میں انہوں نے اپنی کتاب سے زیادہ محنت کی اور اپنی کتاب سے زیادہ اس پر توجہ دی, اور اس کی تقریبات منعقد کرانے میں ساری دنیا میں بہت پیش رہے. آخر دنوں میں ایک اور بات جو جس کا ذکر ابھی کیا کہ لفافے بنا کر ہر یعنی سلام پڑھنے والے کو سلام کا اور اس کا وہ کرتے تھے. اچھا میں ان سے کہتا تھا کہ نصرت بھائی وہ جو میں جانتا تھا کہ ان کو وہ کیوں نہیں بلا رہے, تو میں کہتا تھا کہ نصرت بھائی وہ آپ نے فلاں کو نہیں بلایا, تو اب وہ مجھے وجہ نہیں بتاتے تھے. مجھے وجہ معلوم ہوتی تھی لیکن میں ان کو کہتا تھا کہ نہیں مگر آپ کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھیے وہ تو مومن بھی ہیں, ان کو تو وہ شیعہ ہیں, ان کا حق ہے کہ وہ مسالمے آئے, وہ آپ نے ان کو نہیں بلایا. تو وہ بتاتے نہیں تھے مجھے معلوم ہوتا تھا, اس سے بھولے آدمی تو. اچھا اب لفافے میں جیب میں رکھے ہوئے لفافے اور بہت ہی نفاست سے وہ لفافہ نظر کر رہے, اب میں یا احسان یا علی اب ہم نکل رہے نا تو ہمیں دیتے تھے. اچھا میں ان سے کچھ کہتا تھا کہ بھائی سادات کا مال تو ہم پہ حلال ہے, سادات کا کھانا, سادات کی یعنی دیکھیے یہ جو ہے نا کسی بھی مذہب کا مولوی جو ہے وہ کسی کو ایک پیسہ نہیں دیتا. تو جو ہمارے مذہب کے مولوی ہیں یہ بہت ہی
ईरान में मैंने देखा कि जो सादात हैं वो यौम गदीर पर तकसीम करते हैं, पैसे देते हैं और लोगों को शीरनी तकसीम करते हैं। यहाँ भी कोयटा में रवाज है। अच्छा, हमारी तरफ नहीं, हमारी तरफ तो सिर्फ सादात पैसे लेते हैं। नहीं, वो तालिब जो है ना वो तो जबरदस्ती लेता है। अच्छा, कोई लेकिन आखिर दिनों में वो नात की तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने बाज यानी कम नाते कहीं मगर वहाँ अच्छी नाते कहीं और जिद्दी थे। अगर फर्ज कीजिए कि कभी कोई हमारे यहाँ बहुत से लफ्ज़ बहुत कई तरह से बोले जाते हैं और यानी मेरा ये कहना है कि जो अस्माए मारफा हैं उनमें तरमीम नहीं कर सकते आप। अगर कुरान में किसी का कोई नाम बता दिया गया है या किसी की कोई लफ्ज़ का कोई तलफ़ुज़ कर दिया गया है तो आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। अच्छा, मगर अब हमारे यहाँ बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो तब्दील होते हैं और हमारे बड़ों ने भी उनको तब्दील करके नष्ट किया है। अब हमारी हैसियत औकात क्या है कि उसको गिरफ्त करें तो हम खामोशी अख्तियार करते हैं मगर हम यानी मैं दिल से उसको बुरा समझता हूँ और उसको गलत समझता हूँ, शायद मैं कह भी देता हूँ। आखिर दिनों में अच्छा ये जो महबूब ज़फ़र साहब का एक आध वाक़या है जो मैं सुनाना चाहता था मगर मैं वुज़ू से हूँ इसलिए मैं उससे एतराज़ कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इधर से कहा गया इस शहर में बाज़ ख़वातीन को सादा सफ़े पर इसदा कर लिया करते थे। यानी उनकी बाल शागिर्द ऐसे हैं कि जो रखे सादा पे कोरे कागज पे इसदा कर दिया गया, लिख के दे दिया। अच्छा, होता क्या था अब देखिए, अब उन्होंने एक तरकीब उसको लिख के दे दी। अब वो जो खातून है जब वो पढ़ने आई तो वो नहीं रहस करके नहीं आई। अब मैं बैठा हुआ हूँ और मैं इनको महबूब ज़फ़र को देख रहा हूँ, ये निज़ामत फरमा रहे हैं। मैंने कहा ये लड़की आई है, इसको तो मैंने कभी शेर पढ़ते नहीं देखा, ये आज शायर होके आई है, यहाँ अल्लाह खैर करे। अच्छा, अब वो जनाब उसने शेर पढ़े और शेर उसने और इधर बैठे हुए नुसरत भाई और नुसरत भाई जो है वो शेर वो उधर गलत पढ़ रही, ये इधर सही करके पढ़ रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उसको कमबख्त को तरकीब करके लिख दे। तरकीब अब आप मुझे बताओ जिससे सीधा मिसरा नहीं लिखा जा रहा, उसको आप तरकीब बना के मिसरा दे दोगे तो कैसे पढ़ेगी। अच्छा, और ये बैठे हुए निसार फराबी साहब, ये भी बहुत ये जो आपको सूट पहने में बहुत ही शाइस्तगी से भी रवायत और तहजीब वगैरह का जिक्र है, इनके भी इस तरह के बहुत से शागिर्द हैं। इन्होंने भी बड़े बड़े मकाले लिख के दिए। आजकल तो ये हो रहा है कि मकाला जो है वो आप यूनिवर्सिटियों में एमफिल का एमए का ये मकाला लिखा लिखाया लड़के को दे देते, वो वक्त उसको पता भी नहीं होता कि क्या क्या और कोई। अच्छा, अब जो मैं आपसे गुजारिश करूं, बहुत साहिब नज़र आते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, कोई उनको जरा बड़ा इससे यदि आप लोगों में से किसी ने देखा हो, शायद नहीं देखा हो, ये जो इनकी सदर की जो वादा हमारी भाभी जो थी नहायत खुशशक्ल खातून थी, बेहद हिसाब, जिसे कहते हैं हमारी तरफ एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, पेट भर के खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, और उतनी ही गुफ्तगू में नरमखू और नशस्त बर्खास्त में लिबास का सादगी मगर एहतमाम के साथ। यानी कभी आप उनको लिबास में, कभी भाभी जो थी वो बहुत ही हमारे सामने तो कभी बोली नहीं, हमने तो ये ख्याल नहीं है कि कभी उन्होंने गुफ्तगू की हो। हम जाते थे तो हम सलाम के लिए जैसे होता है कि आदाब कह के और
پھر آ جاتے تھے محفل میں، مگر انہوں نے نصرت بھائی کے ساتھ عمر گزار دی. آپ اس سے اندازہ کریں، نصرت بھائی بہت ہی نکچڑے آدمی تھے. یہ اگر کوئی خیال کرے کہ وہ بہت ہی ایسا نہیں ہے، وہ مشکل آدمی تھے اور انہوں نے بھابھی کو بہت نقصان پہنچایا ہوگا، بہت ہی زحمت دی ہوگی. یعنی میں بالکل، میرا پورا یقین ہے انہوں نے بے حد و حساب خدمت کی. اس کا مطلب بھابھی بخشی بخشا. ہاں نہیں بالکل. سیدانی جو ہے، میں نے نصرت بھائی کے بڑے پیسے کھائے، لیکن جس وقت بھی میرا کوئی پروموشن ہوتا تو سب سے پہلے جو میری دعوت ہوتی وہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا. اگر آج نصرت بھائی ہوتے تو میرا بڑا جشن کر رہے ہوتے. نصرت بھائی نے میری ہر کتاب پر میری بہت بڑی تقریب کی. سارے خاندان والوں کو بلاتے، سارے دوستوں کو بلاتے اور بڑے سے بڑے ہوٹل میں مجھ کو لے جا کر میری پذیرائی کرتے. کیوں بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بڑے کشادہ ظرف